क्लास बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है यूपी पैट के लिए घटना चक्री टॉ सीरीज। और ये हमारी चौथे नंबर की आज क्लास होने वाली है टॉ सीरीज की। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं हम ताम्रपाषाण युग। इसको कहते हैं हम ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें बताना है हर्षचरित के रचयिता कौन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। और हर्षचरित में किस वंश के बारे में बताया गया है? हर्षचरित में किस वंश के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है हमारा वर्धन वंश के बारे में बताया गया है। वर्धन वंश के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने हराया था। अफगानों ने हराया था। यदि आपसे पूछे कि पानीपत का इसमें दिया गया है तीसरा युद्ध के बारे में दिया गया है। अब अगर आपसे पूछे प्रथम युद्ध के बारे में पूछे, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी। मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर छावनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस्तुमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? क्वेश्चन नंबर 5 बताना है इस्तुमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तुमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तुमारी, जागीरदारी या मालगुजारी एवं बीसबेदारी भी आदि नाम से जाना जाता है। इस्तुमारी बंदोबस्त को कितने नाम से जाना जाता है, ये भी अलग क्वेश्चन पूछेगा। इसे जाना जाता है इसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तुमारी, जागीरदारी, मालगुजारी आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भारतीय जागृति के जनक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च, इसे डेट भी याद रखनी है, 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो यह कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था। अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र के नासिक में संगठित किया गया था। जो इसे किसने गया था? इसे गया था बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर को देश नायक कहा था। देश नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा? इसे बताना है किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह अध्यादेश था, यह एक्ट था हमारा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रख सकता है, 6 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो यह है हमारा नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में है। और कौन सा है? यह हमारा माउंट एवरेस्ट। यह हमारा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बताना है किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि के चारों ओर, शनि ग्रह के चारों ओर बलय हैं। शनि के चारों ओर बलय हैं। और शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण, नेपच्यून में ही बलय पाए जाते हैं। इसमें ही बलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, जो कि लौटते हुए मानसून की पवनें हैं, जो कि लौटते हुए मानसून की पवनों द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा किस दिशा में बहने वाली नदी है? यह बताना है आपको, नर्मदा किस दिशा में बहने वाली नदी है, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 बताना राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा कहाँ पर गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में, यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? इसमें बताना है कुल वन आवरण क्षेत्र पूछा गया है, कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है भारत में 2021 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताना आपको क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा 21.71%। 21.71% कुल वन आवरण है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन सा प्रकाशित करता है इनमें से? तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा आयोग प्रकाशित करता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है भारतीय आर्थिक समीक्षा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर बनेगा कर्नाटक।
2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तथा दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। अगर पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर पूछे तो मध्य प्रदेश है। एमपी दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर पूछे, तीसरे स्थान पर है हमारा महाराष्ट्र, एमएच, महाराष्ट्र हमारा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बताना है क्या है। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी भारत में एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, और इसमें एक पॉइंट और याद रखना क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में एक और पॉइंट याद रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसमें पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये अध्यक्ष दिया गया है, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हमारे सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जबकि इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस दिवस बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारतीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह मनाया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल को 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताना है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें बताना है आपको अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये राइट दिया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है, ये भी सही दिया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सभी सही दिया गया है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रत्ययकरण, ये गलत दिया गया है। यह गलत दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 48 में है क्या? अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। इसमें हमारा है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन है इसमें, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो यह है हमारे 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जबकि सूचियों की संख्या कितनी है? सूचियों की संख्या हमारी 3 है। अगर पूछे सूचियों की संख्या कितनी है? सूची हमारी कितनी है? 3 है। 3 है। राज्य सूची एक होती है, राज्य सूची एक होती है, केंद्र एक होता है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है संघ सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का कोरम कुल संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? यह होता है हमारा 1/10। क्वेश्चन नंबर 25 में होता है, यह होता है 1/10। कुल संख्या का गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक
यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में यह ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सोल्डर किन धातु से बना हुआ मिश्र धातु है? सोल्डर जो कि टाँका लगाने में काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में टाँका लगाने का काम आता है सोल्डर। तो ये किन धातुओं का मिश्रण से बना हुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है। तो यह बना हुआ होता है ऑप्शन नंबर डी, सीसा और टिन के मिश्रण है। सीसा और टिन का मिश्रण है। टिन और सीसा का मिश्रण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बताना है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताना है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्वेश्चन नंबर 28 में ऊष्मा। तो 28 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बताना क्या होगा। तो कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सूत्र कणिका को। सूत्र कणिका को। सूत्र कणिका, ये इसे हम माइट्रोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी इसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्कर्वी एक बीमारी जो गंभीर हो स्थायी कमी के कारण होती है। तो स्कर्वी किसकी कमी के कारण होती है? इसमें बताना है स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है। तो यह होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और इसके कौन कौन से इसको विटामिन सी का किसी यह पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है हमारा एस्कर्बिक अम्ल। इसका होता है एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बताना है। इसमें विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द शुद्ध नहीं है। कौन सा विलोम शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा एक विलोम शब्द शुद्ध नहीं है बताना है। तो आयात का हमारा क्या होता है? आयात का निर्यात, ये भी सही दिया गया है। पाप का पुण्य, यह भी सही दिया गया है। पाप का पुण्य। जबकि बद या मुक्त, ये भी है। बाध्य या मुक्त। बाध्य मतलब किसी का अधीन रहना और मुक्त मतलब मुक्त रहना, ये भी सही दिया गया है। जबकि डी, नूतन का सनातन, नूतन का सनातन, यह गलत दिया गया है। नूतन का सनातन यह गलत दिया गया है। जबकि नूतन का क्या होता है? नूतन का होता है हमारा पुरातन। नूतन का होता है पुरातन। नूतन का पुरातन होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आता है, अजात शत्रु। उसे कहते हैं हम अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलते हैं हम अजात शत्रु। और जो शत्रु का वध करने वाला हो, और जो शत्रु का वध करने वाला हो उसे बोलते हैं हम शत्रुघ्न। जो शत्रु का वध करने वाला हो उसे बोलते हैं हम शत्रुघ्न। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में, तो सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दीनमणि, आदित्य, रवि, अंशुमली, ये आदि सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। जबकि विभाकर, इसमें दिया गया है विभाकर। विभाकर सूर्य का नहीं है, यह है किसका है? यह है चंद्रमा का। यह किसका है? यह है चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची है चंद्रमा का, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की चयन करना है। पुल्लिंग शब्द की, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान होती है कैसा और कैसी से। तो इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पहिया कैसा है, ये यहीं पर हमें मिल गया पहिया कैसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पहिया कैसा है। जबकि पखावज कैसी है, लिखावट कैसी है, मझधार कैसी है, यह इसके स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि पहिया कैसा है, यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है निहि, इसमें दिया गया है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा?
तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बनेगा हमारा, इसी यहाँ से निष्कपट से हमारा निष्कपट यहाँ से हमारा निकलेगा विसर्ग, तो ये बनेगा निहि, ये बनेगा हमारा निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट, तो ये बन जाएगा निष्कपट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है। तो यह क्या है हमारा बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संबंध में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? इसमें बताना है विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 52 में, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। इसका राइट आंसर होगा भारत। 10 मार्च 2022 को भारत बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व देने वाले पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व देने वाले पहले औद्योगिक पार्क बताना है कहाँ की गई इसकी स्थापना? तो यह की गई हमारी हैदराबाद में, हैदराबाद में यह महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व देने वाले औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बताना है, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 में राइट आंसर होगा, इसमें दिया गया है मुकेश अंबानी को 10वां स्थान, मुकेश अंबानी को मिला है 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? जनवरी 2000 में इसरो के किस, इसमें बताना है जनवरी में इसरो किस उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इनसैट 4बी को सेवा मुक्त कर दिया है। 24 जनवरी 2022 को इसरो ने संचार उपग्रह इनसैट बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 56, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है। तो भारत की पहली स्टील स्लैग रोड ये बनाई गई है हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई है, सूरत में। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, देश के पहले सी बीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सी बीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु में देश के पहले सी बीड पार्क की स्थापना की जाएगी, तमिलनाडु में, और यह देश का पहला सी बीड पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 में, जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, भांग की खेती को वैध करार देने वाला? तो क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर होगा गुरुग्राम में की जाएगी। और गुरुग्राम कहाँ पर है? यह है हमारा हरियाणा में। गुरुग्राम है हमारा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ई अधिगम योजना। क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है ई अधिगम योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है, किस राज्य में की गई है ई अधिगम योजना? क्वेश्चन नंबर 60 में, तो यह की गई है हमारी ई अधिगम योजना हरियाणा में ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को यह की गई है। 5
5 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्यार्थियों को टैबलेट से संबंधित वितरित ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, फिनलैंड की राजधानी क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। फिनलैंड की राजधानी बताना क्या होगा। फिनलैंड की राजधानी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिनलैंड की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है क्वेश्चन नंबर 62 में? तो इसका राइट आंसर बताना है कत्थक। कत्थक कहाँ का है? कत्थक कहाँ का है हमारा? कत्थक है हमारा यूपी का। कत्थक कहाँ का है? यूपी का। कत्थक है हमारा यूपी में, यूपी का। जबकि कच्चीपुड़ी कहाँ का है? कच्चीपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यह सही दिया गया है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। जबकि कथकली हमारी केरल का, कथकली केरल का है, केरल। तो इसका राइट आंसर बनेगा, और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह हमारा सही दिया गया है। जबकि अन्य सभी गलत दिए गए थे। कथक कहाँ पर है? यूपी में है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। कथकली केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसमें बताना है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 63 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह रोम में है। रोम में है, यह रोम में है। और रोम कहाँ पर है? इटली में। यह रोम में है, रोम में। क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर बनेगा, यह रोम में है। और रोम इटली में है, इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है, इटली में। रोम कहाँ पर स्थित है? यह इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तबला। गुदई महाराज तबला बजाते थे। गुदई महाराज तबला बजाते थे। और यह कौन सी घराने से संबंधित थे? गुदई महाराज यह थे हमारे बनारस घराने से संबंधित थे। ये हमारे बनारस घराने से संबंधित थे, बनारस घराने से संबंधित थे। और यह तबला बजाते थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। प्रथम भारतीय का नाम बताना है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम पाने वाले कौन भारतीय थे? क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर बताना क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन नंबर 65 में रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि, और दिया किस लिए गया था? ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए उन्हें यह वर्ष 1913 में दिया गया था। वर्ष याद रखना है, 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 66 बताना है बांधों को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जून 2000 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन, इसमें बताना है फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। यह जीता है हमारा राफेल नडाल। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल है हमारे स्पेन के। ये हमारे स्पेन के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और इसमें महिला में किसने जीता? महिला में जीता ईगा स्विटेग ने महिला में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? माइंड मास्टर, इसमें बताना है माइंड मास्टर और विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो यह हमारे कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
69 अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यह नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? यह जीता है हमारा गुजरात टाइटंस ने। यह जीता है हमारे गुजरात टाइटंस है। वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन था? ये थे हमारे हार्दिक पांड्या। ये हमारे हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।